सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, है ना। ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अमरकंटक में पहुँचने पर वहाँ का दृश्य कैसा है, क्या क्या है। कुछ मंदिरें हैं, कुछ जैन मंदिर है ना। कुछ दुकानें हैं, फूल माला आदि के, है ना। आइए तो उसके आगे पढ़ते हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने तक पर एक जल कुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणीय है। कुंड कैसा है? 11 कोण है उसमें, है ना। स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर है? 20 मंदिर। कुंड के आसपास चारों तरफ आसपास कितने? 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है। कुंड विशाल है, बहुत बड़ा है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। समतल मतलब बराबर। मुख्य द्वार पर भी विशाल है। मुख्य द्वार भी क्या है? विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है। कुंड के आसपास बने मंदिर मझौले आकार के हैं, मतलब मीडियम आकार के हैं। मझौले मतलब मीडियम। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है ना। अमरेश्वर जो शिव जी है ना, उन्हीं के कंठ से नर्मदा निकली है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। और यही जो कुंड है वो नर्मदा का क्या है? आदिम स्रोत है, मतलब यहीं से निकलती है नर्मदा। जल शिव के कंठ से निकलकर, जल जो है शिव जी के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप समन करने का पुण्य लिया जा सकता है। समन करना मतलब शांत करना। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन जैसा वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा तट का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक और महानदी की नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और दिव्य जन्मस्थली होने का गौरव देता है। यहाँ से रेवा आ समुद्र था समुद्र तक, है ना। यहाँ से रेवा आ समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है और यहीं से रेवा नदी है जो है वो समुद्र में जाके मिल जाती है। किस ओर? पश्चिम की ओर। रेवा मन में सोन के विरह ताप लिए हुए। रेवा जो है, रेवा जो नदी है वो मन में सोन के विरह, सोन क्या है? नद है ना। सोन के विरह का ताप लिए पश्चिम की ओर बह निकलती है। मतलब सोन जो नद है ना, उसके वियोग में, उसके प्रेम के वियोग में, उसी को बोल रहे हैं विरह का ताप, है ना। प्रेम के वियोग, बिछोड़ने का जो दुख है ना, उसको लेकर वो पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता। उसकी गति में ताप है, ठीक है, मतलब तेज है, लेकिन स्वभाव कैसा है? शीतलता, मतलब पूरा आसपास के क्षेत्रों को शीतल जल प्रदान करती है। एक लोक कथा है सोन और नर्मदा की प्रणय कथा, ठीक है। एक लोक कथा भी है सोन और नर्मदा की प्रणय कथा। जूहिला नामक नर्मदा की सखी, जूहिला किसी सखी है? नर्मदा की सखी है ना। उसने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जूहिला को दूती बनाकर, मतलब अपना दूत बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है, ठीक है। सोनभद्र जो नद है ना,
तो उसके पास अपना प्रणय संदेश भेजती है ना। प्रणय मतलब प्रेम का संदेश। जूहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है, लेकिन होता क्या है, जूहिला जो है सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है, उस पर मोहित हो जाती है ना। वह नर्मदा का ही रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है। ठीक है, मतलब सोन में ही मिल जाती है वो। यह बात जब नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। ठीक है, मतलब जोहिला जो है वो सोनभद्र में जा मिलती है, उसी से प्रेम करने लगती है। तो वो क्रोध के कारण उल्टे पांव वो पश्चिम की ओर बहुत तेजी से होकर चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती उत्ताल तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है। ठीक है, मतलब बहुत तेज गति से वो चलते ही जाती है, पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखती। उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर, मतलब सोन नद जो है उसको पता चलता है कि जोहिला को मेरे पास नर्मदा जो है वो अपना प्रणय संदेश लेकर भेजी है, लेकिन उसको बताती नहीं है करके जब उसको पता चलता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाते हैं विरह संतप्त, मतलब उसके बिछुड़ने का दुख होता है। किसको? सोन नदी को, है ना। तो वो भी अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देता है। ठीक है, मतलब ऊपर से किसी पर्वत से वो आप नीचे गिरता है, तो उसी को बोल रहे हैं वो अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा देता है। पूर्व की ओर विरहा विधुर मन लिए बह निकलता है और वो पूर्व की ओर बहने लगता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जूहिला उसे मना लेती है और कुछ दूर जाकर फिर से वो जूहिला में मिल जाती है ना। जूहिला उसी में जाकर फिर से मिल जाती है, उसी को बोल रहा है कि मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशा में बह निकलते हैं। ठीक है, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने लगती है और सोन जो है पूर्व की ओर बहने लगता है। धरती की करुणा विगलित होकर धरती की करुणा जो है विगलित होकर नर्मदा और सोन का के स्वरूप में अजस्र बह रही है। अजस्र मतलब निरंतर। माई की बगिया सोन और नर्मदा का बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। माई की बगिया जो है सोन नद और नर्मदा नदी दोनों की बाल सुलभ, मतलब जब वहाँ से निकलती है ना, तो छोटी पतली धार रहती है, तो इसलिए बाल सुलभ क्रीड़ा की भूमि रही है करके बोल रहे हैं माई की बगिया, है ना। वह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। आम्र और सरई के आम्र मतलब आम और सरई जानते हो सभी, सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुलाब कावली के फूलों में यह नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। अभी भी वहाँ गुलाब कावली के फूल जो है अभी भी खिलता है वहाँ। माई की बगिया में छोटा सा जल कुंड है। गुलाब कावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है, अब धीरे धीरे वो भी कम हो गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थ यात्रियों की आंख में गुलाब कावली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं, मतलब आंखों की जो जलन है, थकान है, उसको दूर करते हैं। दृष्टि का धुंधलका छटते हैं। दृष्टि का धुंधलका मतलब थोड़ा धुंधलापन जो होता है वो भी दूर हो जाता है। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय गुलाब कावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है, मतलब दूर कर रहा है या कम कर रहा है। हरना मतलब दूर करना, है ना। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर रहे हैं, मतलब शांत कर रहे हैं, है ना। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। जूहिला की मन की खोट और सोन से उसका विरह
होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर जोहिला की जो मन की खोट है और सोन नद का जो उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा जो है माई की बगिया में भूमिगत होकर मतलब उसमें चली जाती है जमीन के अंदर, है ना, जमीन दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिल धारा के आसपास का जल दिखाई देता है। और कहाँ पर दिखाई देता है वो? कपिल धारा के आसपास दिखाई देती है वो। यह प्रसंग मानवीय संदर्भ लिए हुए हैं, मतलब ये भले ही ये नदियां हैं दोनों, तीनों तीनों जोहिला नदी और नर्मदा भी नदी है और सोन भी नदी ही है ना, लेकिन ये मानवीय संदर्भ लिए मतलब मानवीय गुण लिए हुए हैं। लोगों ने नदियों को वही मानवीय और कहीं दैवी गुणों से मंडित किया है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति का फैलाव का सुफल है। परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता रहा होगा। वह जलधारा ही वर्तमान जल नर्मदा कुंड तक आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर बहती चली गई होंगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संपदा विरल होने से इस स्रोत में भी अंतर आया। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा सूख गई है। कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर पर तक भी यही स्थिति रही होगी। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को क्या दिया है? जन्म दिया है और उसके प्राणों के रस से नर्मदा को आनंदित किया। अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब शुरू से ही, बहुत पहले काल से ही, समय से ही, प्रलय काल से जल जीवन निःसृत हो रहा है, मतलब निरंतर निकल रहा है, जल दे रहे हैं। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। ठीक है, यह जो अमरेश्वर शिव है ना, उस शिव अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली एक कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार है। शिव कन्या के नाम से नर्मदा को जानते हैं। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया गया है, पहले नहीं था। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधारा में मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य हो जाती है। यह सोन का पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालु जन द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर जल कुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों और परिक्रमा वासियों से सुना है। परिक्रमा मतलब वहाँ पर जो घूम के आए हुए हैं, है ना, उन लोगों से सुना है कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भीड़े में से निकली है। ठीक है, क्या सुना है कि माई रेवा बांस के भीड़े में से निकले हैं। बांस की भीड़े मतलब जहाँ झुरमुट रहता है उसका, है ना, वहाँ से निकली है, ऐसा करके सुना है। बड़ा हुआ यहाँ आया तो ऐसा कुछ नहीं था। बांस के भीड़े से निकलने वाली बात भी अभी भी जिज्ञासा बनी है। लगता है यहाँ तब आम दरख्त नहीं रही होगी।
आम दरफ्त मतलब आना जाना, लोगों का जो आना जाना जो रहता है वो नहीं रही होगी। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व करती रही होगी। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गमों को घेराबंदी शुरू नहीं हुई होगी। तब बहुत पहले बांस के भीड़े यहाँ रहे होंगे। उसमें नर्मदा का जल स्रोत बहता रहा होगा। बांस के भीड़ों का साफ करके कुंड का निर्माण हुआ हो या प्राकृतिक इस परिस्थितियों में बदलने और बांस वनों के कटने से बांस का भीड़ा समाप्त हो गया हो। जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि को सोहर गाने का अवसर जरूर दिया। सोहर क्या है? जब बच्चे पैदा होते हैं तब ये सोहर गीत गाते हैं। नर्मदा जीवन उत्स का चरम और अमर फल है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। कितनी? 150 फीट ऊपर से गिरती है। यहाँ नर्मदा का पहला प्रताप है या नर्मदा का पहला जलप्रपात है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही है ना। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही है। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई मतलब बहती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। ठीक है, थोड़ी दूर पर क्या है? दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बटकर पत्थरों पर से बहती है। ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती है। उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है, मतलब दूध के जैसे सफ़ेद हो जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दूध धारा कहते हैं। यहाँ से ही नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक, खंभात की खाड़ी मतलब समुद्र है ना, खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित और जीवित हैं। दूध धारा के बाद जीवन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री में से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है, प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, मतलब उसका जीवन सूख जाएगी। धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत मतलब निरंतर और अविराम प्रवाहमान है, मतलब निरंतर बहने वाली है, इसलिए संस्कृति जीवित है। मनुष्य गतिमय है, लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रॉलियों में अमरकंटक से खनिज मतलब जमीन को खोद कर जो भी निकाला जाता है उसको खनिज बोलते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी जो भी जमीन से खोद के निकालते हैं, खदानों से निकलते हैं, तो उसी में से एक एल्युमिनियम जो बालकों को जा रहा है ना, अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। ये जो ट्रालियां हैं, अभी आपके आसपास ये जो प्लांट बन रहा है वो भी बैलाडीला के से खोद कर ट्रेन के माध्यम से उसको ला रहे हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी एल्युमिनियम का कारखाना है, खदान है, तो उसी को बोल रहे हैं कि अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। मतलब अमरकंठी जो नर्मदा है
है ना। यहाँ पर बहु पुराने समय में देव, मनुष्यों, है ना, और मिथकों मतलब जो भी झूठ या फिर जो भी लोक कथा वगैरह है ना, और ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं, मतलब सभी उससे प्रभावित हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। ध्यान रखना कि किसने आम्रकूट कहा है, ये पूछा जाता है। तो कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से, तरु मतलब पेड़, मतलब आम के पेड़ों से आच्छादित रहा होगा, मतलब चारों तरफ वहाँ आम का पेड़ रहा होगा। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल जंगल पाए जाते हैं। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी तक चला आया है। बादल का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था। वर्षा सुबह से ही थम गई थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा छा रहा था। एकदम घना घना धुआं धुआं सा तैरने लगा है। नरम और आर्द्र अर्थात गीलापन रुपहले बादलों की चादर ने समूचे वन, पर्वत और सबको ढक लिया है। मतलब चारों तरफ धुआं ही धुआं जैसे दिखाई दे रहा है। बादल हमारे पास आ गए, बादल हमारे आसपास आ गए हैं, है ना। मतलब जिधर देखो उधर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, वो क्या है, बादल ही है। बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए। एक सर्पिल अनुभव महसूस, एक स्पर्शित मतलब कोई छू रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में न आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था। आप लोग जिस प्रकार से बाहुबली मूवी में आप लोग देखे होंगे, जब वो देवसेना को लेके जब जाते हैं, है ना, महल में, तो उस समय का जो दृश्य रहता है ठीक वैसे ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पूरा बादल ही बादल। हम कमरों में, दालानों में होते हुए भी बादलों के समंदर में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ। ठीक है, पारदर्शी मतलब आसपास कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा है, कोई भी आसपास सामान है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ दिखाई दे रहा है ना। और रोमिल मतलब रोए के जैसे एकदम नरम, छूने जैसा कुछ अनुभव हो रहा है। घनश्याम हमारे पास थे, घनश्याम मतलब बादल, है ना। घनश्याम हमारे पास थे लेकिन पकड़ में नहीं, पकड़ से बाहर थे। ठीक है, भगवान घनश्याम मतलब बादल भी बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं, और कृष्ण को भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों ही की स्थिति वैसी है। कृष्ण भगवान भी हमारे पास ही थे लेकिन पकड़ में नहीं आते, है ना। ठीक उसी प्रकार बादल भी है, वो भी घनश्याम मतलब बादल हमारे पास है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। घनश्याम कहाँ, कब, किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं, है ना। सुबह होते ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था। ठीक है, अमरकंटक जो है वो स्नान करके, नहा धो करके निसर्ग की अभ्यर्थना मतलब पूजा करने के लिए वो निरत लगातार वो खड़ा था। उसकी अंजूरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा था है। ठीक है, और उसका जो जल है वो अंजूरी, उसकी अंजूरी का जो जल है, जैसे हम पानी चढ़ाने के लिए या पसर हाथ को जोड़ के जो पानी भरने की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं अंजूरी, है ना। तो अंजूरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा है।